हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षाओं में। बच्चों, कई बार आपने अपने घर में लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि अरे इसकी नाक तो पापा जैसी है, इसके बाल तो अपने माँ जैसे हैं, लंबाई अपने दादाजी पर है ना। तो ये सारे जो जैसे आप सुनते तो हमेशा होंगे, कभी आपने सोचा कि अरे ये ऐसा है क्यों, और है तो कैसे हुआ, और कैसे दादाजी की लंबाई पोते में आ गई। चलिए, इन सब सवालों का जवाब हम यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं इसके इस चैप्टर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, दैट इज आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। आपको ये चित्र में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। दादाजी, उनके बेटे और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा पोता। चलिए, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। यानी कि जब ये आप चित्र देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इन तीनों चित्र में जो हैं ग्रैंडफादर, दादाजी, बेटा, सन और ग्रैंड सन जो हैं उनके बीच में आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। यानी कि नाक सेम हो सकते हैं, बाल सेम हो सकते हैं, हाइट सेम हो सकती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना। तो बेसिकली क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी। तो इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना, या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्या दोनों सेम है? स्लाइट डिफरेंस है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर एक बच्चे को भूख लगी है तो पापा ने क्या किया, जोमेटो से ऑर्डर किया आलू का पराठा। चलिए, अब आलू का पराठा कौन लाएगा? जोमेटो वाला जो पर्सन है। तो रेस्तरां से आलू का पराठा उठ के उस बच्चे के पास आता है। दिस इज इनहेरिटेंस। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जब चल के आता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो फिर हेरिडिटी क्या हो गई? जब आलू का पराठा आ गया तो आप देखेंगे, थोड़े खाएंगे ना, तो बस आपके पास जब जेनेटिक मटेरियल आ गया अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, तो फिर आप क्या करते हैं? अब आपका जो शरीर है, ईच सेल में आपके कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स, है ना, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स। तो अब वो काम करना शुरू करेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, सारा डिफरेंट सिग्नल्स को लेना और काम करना शुरू कर। तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। चलिए आगे बढ़े। चित्र में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। चित्र से आप ये देख सकते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सिंगल पेरेंट जो है वहाँ रिप्रोडक्शन होता है, इट्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो बेसिकली हमने जैसे बात किया कि हम अपने जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनमें उनसे बेसिक डिज़ाइन जो होती है, शारीरिक संरचना या जो बेसिक डिज़ाइन होती है मूलभूत संरचना के लिए, हम वो कैरी ओवर करते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा ब्लू कलर के जो हैं वो पेरेंट्स हैं। तो चीज़ को समझने के लिए हम ये समझते हैं, मतलब इसको अब समझ बनाने के लिए हम इसको ऐसे ले लेते हैं, जो गोल है वो बॉडी है, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो सिर है, और नीचे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है वो पैर है, और 2 उसके आर्म्स हैं। तो चित्र में जैसा आप देख सकते हैं कि पेरेंट 2 भाग में डिवाइड होते हैं, इक्वल, राइट, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें आप ये देखिए कि बेसिक डिज़ाइन जो है, जो प्रोजेनी ने, यानी कि जो जनरेशन ने, ठीक वैसा ही बेसिक डिज़ाइन लिया है जैसा उनके प्रीवियस जनरेशन का था। लेकिन एक चेंज हुआ है, स्लाइटर डिफरेंस जो आपको दिख रहा है। सर जो है एक प्रोजेनी का लाल है, और पैर जो है एक प्रोजेनी का हरा है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं
कि बेसिक डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कमिंग टू उसके आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे लाल वाले, अगेन उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दे प्रोड्यूसेस 2 प्रोजेनी, एंड ग्रीन वाले में अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूसेस अगेन नेक्स्ट 2 प्रोजेनी। बट आप ये देखेंगे सर तो अभी भी लाल है, बेसिक डिज़ाइन वही है, गोल, पैर, सर, 2 आर्म्स, लेकिन आपको तस्वीर अलग नज़र आ रही होगी। 2 आर्म्स पहले वाले में चेंज, 2 आर्म्स दूसरे वाले में चेंज। सेकंड, अगर हम सेकंड वाले पे आए तो पैर अभी भी हरे हैं दोनों के, लेकिन बीच के जो बेसिक डिज़ाइन जो बॉडी है गोल, वो कलर जो है वो चेंज हो गया। वाई? क्योंकि कभी कभी डीएनए रेप्लिकेशन में सर्टेन इनएक्यूरेसीज आ जाती है या म्यूटेशन आ जाती है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल, है ना। जब हम सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए आदेश देता है कि जाओ ये प्रोटीन बना कर लाओ। आदेश का पालन करने वाले को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स आर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो आप ये देखिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड, वहाँ पर भी म्यूटेशन के कारण, सर्टेन इनएक्यूरेसीज के कारण जो प्रोजेनी होते हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने चेंजेस होते होंगे? क्योंकि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जैसा कि हमने पहले वाले स्लाइड में अपनी समझ बनाई, उस समझ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति यानी कॉपिंग, रेप्लिकेटिंग के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। यानी सोचने वाली बात है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतने वेरिएशंस हो सकते हैं तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी से अपेक्षित है। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? यानी कि अगर वेरिएशन है तो उस स्पीशीज के अस्तित्व पे खतरा हो सकता है या वो आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाएगा। उत्तर: प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। यानी कि जिस स्पीशीज ने ज़्यादा नाटक नेचर के साथ नहीं किया, जैसे अगर कुछ चेंजेस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, आपके पास 2 स्पीशीज है ए और बी। ए वाले थोड़े नाटक करते कि भाई हम तो ये खाना नहीं खा सकते, हमें चावल नहीं पसंद, तो नेचर कहता है तुम्हारी कोई जगह यहाँ पर नहीं है। स्पीशीज बी ने बोला जो हुक्म सरकार, आप जो देंगे हम खाएंगे, तो नेचर उनको सिलेक्ट करता है। दैट मीन्स जब भी किसी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आए और एडेप्टेशन हो जाए तो आनुवांशिकता यानी इनहेरिटेंस जो है वो बहुत अच्छे से होता है और एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन भी उसकी एक पार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जैसा पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको इस चित्र में दिख रहा है, दिस इज डीएनए। मदर फादर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। आपको एक बच्चा दिख रहा होगा और डीएनए, यानी कि बच्चे के डीएनए में मदर एंड फादर दोनों का रोल होता है। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी लॉ के तहत ही आप किसी ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। यानी कि जब भी मदर और फादर का हो तो बेसिकली पैटर्न और डिज़ाइन जो होते हैं बॉडी की बच्चों की, वो अपने पेरेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसकी बनावट कैसी होगी? ह्यूमन बीइंग ही जैसी होगी, ना कि किसी एनिमल्स के जैसी। तो दिस इज द रूल विच इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी सेट्स अप। ये दोनों चित्र में थोड़ा देखें कि क्या अलग है।
ये आपके ईयर लोब्स होते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कुछ लोगों के ईयर लोब्स जो हैं वो सटे हुए होते हैं और कुछ लोगों के ईयर लोब्स सटे हुए नहीं होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने बात कर लिया इनहेरिटेंस में, यानी कि जिन लोगों के सटे होते हैं उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके यहाँ ये बेसिक डिज़ाइन होगा। और जिनके ईयर लोब सटे हुए नहीं होते हैं, यानी कि उनके जो जनरेशन्स होंगे, फोर फादर्स होंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनमें ये बनावट होगी। तो थोड़ी बात कर ले, वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। यानी कि इनहेरिटेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यस इट इज, बट जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल and they are similar to their parents, but they are not identical with their parents. अब नेक्स्ट स्लाइड, उसमें आपको दिख रहा है एक मदर और एक फादर, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 तो सेम होते हैं, लेकिन फादर में एक्स वाई होता है, जो लास्ट जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, पेयर जो बोलते हैं, उसमें फादर में एक्स वाई होता है और मदर में एक्स एक्स होता है। एंड अगर एक्स का मेल एक्स से हो जाए तो अ बेबी गर्ल इज बॉर्न, एंड अगर एक्स और वाई का हो जाए तो अ बॉय इज बॉर्न। तो बेसिकली ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ये टोटली डिपेंड करता है ऑन फादर। अब थोड़ी चर्चा कर ले, क्या कह रहा है ये स्लाइड। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे, यानी कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में मदर और फादर दोनों के डीएनए रहते हैं, यानी कि ये इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो या तो अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का ले, है ना, और जो डोमिनेंट होगा वो उसी के ट्रेट लेगा, लेकिन चॉइस उसके पास या कैरेक्टर्स को लेने के दोनों के रहते हैं, मदर और फादर दोनों के ही रहते हैं। ओके, ये फोटो में आपको ग्रेगर जॉन मेंडल दिख रहे होंगे। थोड़ी बातें इनके बारे में भी कह दें। इनकी शुरुआती पढ़ाई जो है वो मोनास्ट्री में हुई थी और इन्हें टीचर बनना था, बट और ये पढ़ने के लिए आगे वियना भी गए, बट ही वॉज नॉट एबल टू कम्पीट टीचर्स के, ही वॉज नॉट एबल टू गेट टीचर सर्टिफिकेट। लेकिन ये वापस जब आए तो ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपने मैथ्स के नॉलेज को बायो के साथ मिलाया और वहाँ पर ये जो कहते हैं मेंडल सर ने पूरी जो जेनेटिक्स है ना, जो स्टडी ऑफ जेनेटिक्स है, उसका आधार बनाया। तो अब थोड़े बातें इनके बारे में भी जान लें। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। मेंडल सर ने क्या किया, जो मटर पौधे होते हैं उनको उन्होंने लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसे फीचर्स जो आप देख सकते हैं, जो चेंजेस हैं आप उनको महसूस कर सकते हैं। उदाहरणतः गोल एवं गोल या फिर झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल, यानी उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे में, जैसे पॉड में, फिर लेंथ हाइट ऑफ अ प्लांट, फ्लावर्स के जो कलर्स हैं, ये सारे उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे एवं बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की, यानी कि उनका ये मानना था
कि अगर हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि उनके कैरेक्टर्स सेम होंगे, जैसे कि अगर हम कैरेक्टर्स और ट्रेट क्या डिफरेंस है, जैसे हम बात कर रहे हैं आइज़, वो कैरेक्टर हो गया आपका, लेकिन कलर ऑफ आइज अगर हम ब्राउन ब्लू ब्लैक की बात करते हैं तो ये ट्रेट हो गए। तो उन्होंने जैसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, यानी कि 2 मटर के पौधे लिया, तो एक प्योर लंबा और एक प्योर छोटा। प्योर लंबा को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैपिटल डबल टी, और प्योर बौने पौधे को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी। अब ये क्या है, प्योरिटी क्या होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उस लंबे पौधे वाली जो पीढ़ी है उसमें कोई भी नाटा ना पाया गया हो, और स्मॉल टी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी में इस पौधे में भी कोई लंबा नहीं पाया गया हो। तो प्योरिटी का उन्होंने ख्याल रखा, और आगे अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ग्रेगर मेंडल ने 1856 से 1863 तक मटर के पौधे पी प्लांट पर व्यापक प्रयोग किए, जिनसे आधुनिक आनुवंशिकी के सिद्धांतों की नींव पड़ी। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पौधों के लक्षणों के विरासत में संचरण के नियमों की खोज की। उनके प्रयोग के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो ट्रेट्स थे उन्होंने जैसे डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो है जो बहुत दबदबा कायम रखता हो दूसरे पे, यानी कि अगर सरल भाषा में समझे तो बलवान शक्तिशाली जो दूसरे को आदेश देता हो। शेप ऑफ द सीड्स, पहला जो कैरेक्टर था शेप ऑफ द सीड्स, यानी कि पहला गोल जो डोमिनेंट, यानी कि मैं दूसरे को दबा सकता हूँ, मेरी आदेश मानो। तो शेप ऑफ शीट्स में पहला जो था वो राउंड था, और दूसरा जो बेचारा दबा हुआ था यस बॉस कहने वाला वो झुर्रीदार। तो पहला कैरेक्टर जो था शेप ऑफ सीड्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कलर ऑफ सीड्स, यानी कि एक में था जो येलो सीड था, येलो कलर वाला, वो कहता था मेरी आदेश को मानो, और जो दूसरे कलर वाला सीड था वो कहता था यस बॉस। हाइट में जो लंबा वाला था वो कहता था मैं डोमिनेंट हूँ, मैं आदेश दूंगा। बौने पौधे जो थे वो कहते थे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करें। तो बेसिकली आपने देखा कि ग्रेगर मेंडल सर ने ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी लाइंस को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मुख्य बिंदु जो थे एक्सपेरिमेंट के, यानी कि क्या देयर वर सर्टेन पॉइंट्स विच मेंडल सर उन्होंने प्राथमिकता दी थी। दैट मीन्स ही टुक केयर ऑफ दीज सर्टेन पॉइंट्स। पहला था प्योर लाइंस, प्योरिटी का चयन, वो जो मैंने बात किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अगर लंबे पौधे को चूज़ किया तो उन्होंने देखा कि वो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो अपनी लंबाई को मेंटेन करता है। दैट मीन्स डबल टी कैपिटल जब हम उस लंबे वाले पौधे को रिप्रेजेंट करते हैं। और बौने पौधे की बात करें तो उन्होंने ये देखा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने बौनेपन को मेंटेन किया हुआ है, यानी देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स। मेंडल ने उन पौधों को चुना जो किसी भी विशेष लक्षण में शुद्ध थे, जैसा कि लंबाई, लंबा या छोटा, बीज का रंग हरा या पीला, बीज का आकार आदि। शुद्ध लाइनों के उपयोग से यह सुनिश्चित होता है कि हर पौधे में वही लक्षण समान रूप से प्रकट हो रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हाइट, प्योरिटी हाइट में कैसे चेक करेंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अगर एक पौधा इस पीढ़ी में लंबा है तो निश्चित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक के बाद एक वो लंबा ही पाया गया हो। और अगर एक पौधा छोटा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक के बाद एक वो छोटा ही रहेगा। कलर्स, यानी कि अगर हम कलर ऑफ सीड्स की बात करें तो जो अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं मटर को जब आप खोलते हैं तो आपको जो दाने मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो पीला ही मिले पीढ़ी दर पीढ़ी और एक हरा मिले पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि प्योरिटी ऑफ लाइन हो। पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाने वाले जो लक्षण है वो सेम है एज प्रीवियस वन। फिर सेकेंड, प्योरिटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने फिर क्रॉस पॉलिनेशन पर ध्यान दिया। उन्होंने विपरीत लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधे, उदाहरणतः एक लंबा पौधा और एक छोटा पौधा को पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से जोड़ा।
F1 पीढ़ी में सभी पौधे केवल डोमिनेट लक्षण जैसे कि लंबा पौधा दिखाते थे, जिससे यह सिद्ध होता है कि कुछ लक्षण अन्य पर वर्चस्व रखते हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे पहले उन्होंने चेक कर लिया कि एक जो पौधा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्योर है, यानी कि अगर हम प्लांट चूज़ करें एक टॉल प्लांट, तो जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है कि वो प्योरिटी मेंटेन करे अपने लॉन्ग हाइट की। और फिर उन्होंने दूसरा पौधा जो चूज़ किया वो प्योरिटी मेंटेन करे शॉर्ट हाइट की। तो जो लंबा पौधा था, अपने ज्ञान को थोड़ा सरल बनाते हुए हम उसे अगर फादर प्लांट से जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसे हमने कैपिटल डबल टी से जाना। और जो मदर प्लांट है वो छोटी हैं तो उन्हें स्मॉल टी से जान लेते हैं। अब उन्होंने ये दो कॉन्ट्रास्टिंग यानी लंबा और छोटा उसका क्रॉस पॉलिनेशन किया और इस आधार पर उनको F1 पीढ़ी मिली। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, फादर प्लांट ही इज टॉल, ओके, डबल टी कैपिटल डबल टी, और मदर प्लांट शी इज शॉर्ट तो स्मॉल टी। लंबा पौधा एवं बौना पौधा F1 में जैसा आपको दिख रहा है सारे के सारे जो हैं सभी लंबे हैं, राइट। अभी हम बात नहीं करेंगे स्मॉल टी और कैपिटल टी पे, पहले अपनी समझ बना ले। उन्होंने पाया प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में जो रिजल्ट्स उनके सामने आए वो इस प्रकार थे। कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे? मंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागन द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी। थोड़ी समझ और बना ले। पहला उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया बिटवीन मदर एंड फादर प्लांट, यानी कि एक पौधा जो कंप्लीटली लंबा था, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, एंड सेकेंड मदर प्लांट शी वाज शॉर्ट एंड दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। उन्होंने पाया क्रॉस पॉलिनेशन पहले उन्होंने कराया और फिर देखा कि F1 पीढ़ी के सारे पौधे जो है लंबे हैं। अब उनके सामने ये बात आई कि क्या ये सारे पौधे अच्छा कोई भी मध्यम हाइट का नहीं था, तो उनको ये लगा कि क्या ये सारे पौधे दिखने में ही लंबे हैं या अंदर कुछ मामला कुछ अलग सा है। तो फिर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन अगेन किया। सेल्फ पॉलिनेशन जो है F1 का F1 के साथ किया और इधर मदर और फादर का क्रॉस पॉलिनेशन वो भी उन्होंने जारी रखा। तो जब मदर और फादर का किया तो जो F1 अगेन आया वो पूरा लंबा था, F1 पीढ़ी। लेकिन जब F1 और F1 का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो रिजल्ट आपके सामने है 3:1, यानी कि 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। अब ये बात सोचने वाली थी, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पहला जो जनरेशन था तो वो तो पूरा लंबा था। हालांकि पहला जो जनरेशन लंबा था उसके माता पिता में माता की हाइट छोटी थी। तो इसको ऐसे समझ ले, है ना, दादी जी छोटी, दादाजी लंबे, पापा लंबे। लेकिन अगर पापा के 4 बच्चे होते हैं तो 3 बच्चे लंबे और 1 बच्चा छोटा। अब ये सवाल आ गया, अरे ये छोटा कैसे? जब माँ बाप भी लंबे हैं तो ये छोटा कैसे? तो पता चला दादी जी ने अपनी हाइट पोते को दे रखी है। इस पर और समझ बना ले। दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे, यानी बीच की हाइट का कोई नहीं था। यह इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों की वंशानुगति होती है। यह दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इसकी परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति को तैयार किया गया, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है
उसको वो लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा डोमिनेंट की का आदेश जो है वो रेसेसिव यानी कि जो छुपा हुआ, जो झुका हुआ है वो माने। कभी कभी वो भी दिखाता है कि हाँ हम भी हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में समझ में आ जाएगा, दादी जी और दादाजी थे, तो बेटे जो उनका बेटा हुआ वो लंबा, लेकिन दादी जी कहीं कि सारे बच्चे आप ही पे थोड़े न जाएंगे दादाजी। पोते के स्वरूप में दादी जी ने अपनी पहचान बरकरार रखी उस फैमिली में। एक और उदाहरण द्वारा इस समझ को और पुख्ता कर ले। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए, प्राप्त संतति कैसी होगी? तो आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, उन्होंने चूज़ किया पहले तो एक कैरेक्टर्स प्योरिटी लाइन पे यानी कि लंबाई के आधार पर चूज़ किया, फिर कलर ऑफ सीड्स, फिर पॉट्स के शेप इस पर। अब उन्होंने ऐसे मिक्स किए जहाँ पे एक सीड मतलब दो कैरेक्टर्स को वो एक साथ लेकर के आए। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो चित्र में है उसमें है कि जैसे गोल और लंबे वाले, गोल बीज वाले लंबे पौधों का यानी कि पहला जो फादर आप कह सकते हैं, गोल एवं लंबे पौधे थे, और जो मदर है उनको झुर्रीदार और बोनों के हिसाब से देख लिया जाए। तो जब उनका पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, तो F1 पीढ़ी जो थी वो कैसी आई? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, राइट? आपको जैसा फोटो में दिख रहा है F1, ठीक है, देखने में ये कैसे होंगे? लंबे एवं गोल बीज वाले। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण कौन होते हैं? डोमिनेंट, यानी कि जो आदेश देने वाला हो। इसकी समझ ऐसे बना सकते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको ऐसे समझ लीजिए वो डोमिनेंट है, राइट? तो यहाँ पर आपने देखा, इसको सिंपल में येलो एंड ग्रीन बीज जब दोनों में पॉलिनेशन हुआ तो आपको रिजल्ट क्या मिला? येलो एंड लंबे, ये F1 में था। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? अब F1 इंटू F1 यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था वहाँ ये किया गया, तो इसका परिणाम देखें। अब आप ये देखिए, उनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो आप जो रिजल्ट है उसमें आप क्या पाएंगे? 9 जो हैं वो गोल और पीले। पहले इसकी समझ ऐसे बना ले। मेंडल किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। यानी कि जो पहला है, दादाजी और दादी जी अभी भी यहाँ पर है ना? जो प्योरिटी थी वो यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो इसमें गोल बीज वाले लंबे पौधे जो थे वो क्या थे? डोमिनेंट थे, और झुर्रीदार और बौने पौधे जो थे वो क्या थे? रेसेसिव थे। परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। यानी कि F1 को जब F1 में हम क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो कुछ तो जो हैं जो सिमिलर अपने जनरेशन्स, पैक जनरेशन्स वाले थे, लेकिन कुछ नए यहाँ पे संयोजन भी उभर कर आए। अब देख ले वो क्या थे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज। अब लंबे जो पौधे थे उनके कैसे सीड्स थे? उनके गोल थे, लेकिन यहाँ पे नया कैरेक्टर क्या उभर कर आया? लंबा एवं झुर्रीदार बीज। तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे, यानी कि गोल बीज जो गोल झुर्रीदार बौने पौधे थे, बौने पौधे के पास झुर्रीदार बीज थी और लंबे पौधे के पास गोल बीज थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। जो लंबे पौधे थे उनके पास झुर्रीदार बीज आ गई, और जो छोटे पौधे थे, बौने पौधे थे, उनके पास गोल बीज आ गई। यानी कि नई चीज़ आपको दिखी। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मज बना तो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि जब हर जनरेशन में कुछ न कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, यानी कि 2 जनरेशन पहले वाले भी कुछ कैरेक्टर्स जो है वो उभर कर आते हैं। एट द सेम टाइम नई पीढ़ी में कुछ नए चेंजेस, नए वेरिएशन भी आपको
देख सकते हैं। तो ये क्यों होते हैं? बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में कभी कभी इनएक्यूरेसी के कारण या सर्टेन म्यूटेशंस के कारण ये नए संयोजन बन जाते हैं। तो नए स्पीशीज का फॉर्मेशन भी इस तरीके से हो सकता है और आप कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं और इसीलिए हर जनरेशंस जो है दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द प्रीवियस जनरेशन, दे आर मोर और लेस सिमिलर, लेकिन इसी तरीके से कभी कभी नए चेंजेस यानी कि नए कैरेक्टर्स के मिलने से नए ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। F1 पौधों को अपने आप से परागण करने पर मेंडल ने F2 पीढ़ी में लगभग 3:1 के अनुपात में पौधे पाए। यानी कि हमने पहले भी देखा है मदर और फादर, जो मदर छोटी थी फादर लंबे थे, उनका उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया तो F1 पीढ़ी में सारे लंबे आए थे। F1 का F1 सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने किया तो F2 जनरेशन में उन्होंने देखा कि 3 जो हैं वो दादाजी पर गए लंबे, लेकिन एक दादी जी आ गई उभर कर, है ना। तो वो ही चीज़ है, लगभग 3:1 के अनुपात में पौधे आए, जहां लगभग 3 पौधे डोमिनेंट लंबे और एक पौधा रेसेसिव छोटा लक्षण दिखाते थे। इस परिणाम ने यह पुष्टि की कि डोमिनेंट और रेसेसिव गुणों का संचरण निश्चित आनुवंशिक नियमों के अनुसार होता है। यानी कि कौन डोमिनेंट रहेगा, कौन रेसेसिव रहेगा, देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ बिहाइंड दिस। चलिए, आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा दोहरा ले। इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स पे बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, इस पर बात की। मेंडल सर और उनके एक्सपेरिमेंट, इन पर बात किया। अब आगे की पढ़ाई हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।